दोस्तों, देखिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें पर्यावरण और परिस्थिति की जो अगर बात करें, ये दृष्टि जो एक वेल नोन कोचिंग सेंटर है आज के समय, तो उसकी एक क्विक बुक आती है। अगर मैं बात करूं कि ये बुक पढ़नी चाहिए, हाँ, अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप स्टेट पीसीएस कैंडिडेट हैं तो यस यू शुड रीड इट, कि आपको ठीक है, ये आपको जो है यहाँ पे पढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम इसको शंकर आई से कंपेयर करें तो इसमें जो कंटेंट की बात है, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% के आसपास हमें लगता है कि शंकर आइस का कंटेंट इसमें हमें दिखता है। 30 to 40%। रेस्ट शंकर आइस के टक्कर में तो मैं ये कह सकता हूँ कि किताब तो नहीं है, बट फिर भी अभी भी काफ़ी लोग पर्यावरण को लेके इस किताब के ऊपर ज़्यादा रिले रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अगर ये बात करें, ये किताब कुछ अगर मैं इसके देखूँ तो कुछ 340 पेजेस में है ये किताब, छठा जिसका 6th एडिशन है। तो 344 पेजेस में ऐसा नहीं होता कि सारा पढ़ना होता है। इसमें से आप चाहें तो मोर देन मैं आपके 200 पेजेस को कम करा दूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को आराम से सुनिएगा, धैर्य से सुनिएगा, इंडेक्स को निकाल के रखिएगा, ताकि मैं आपको चीज़ें अच्छे से बता सकूं और आपको समझा सकूं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है। इस पर भी हम जो है डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा कि जो मेजर पार्ट हैं कैसे कवर करने हैं, किस तरह से कवर नहीं करने हैं। और जो ये हिंदी मीडियम का अरोड़ा ये इसका चैनल है, ये स्पेशली डेडिकेटेड है हिंदी मीडियम को ही लेके, ताकि जो भी हमारे व्यूज़ होंगे हिंदी में हम वो खुल के हम जो है एक्सप्रेस कर सकें। तो छठा एडिशन है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं ही, छठा एडिशन, और ये इसका है। ये स्कैन कॉपी है, इसको थोड़ा अच्छे से जूम करते हैं ताकि आपको मैं, ये इंडेक्स है दोस्तों, इसको और अच्छे से जूम करते हैं ताकि आपको बिल्कुल, अगर बात करें तो क्लैरिटी के साथ आपको सारी चीज़ें मिल सकें। तो ये देखिए, जैसे कि हमने कुछ इंडेक्स को स्कैन किया है, तो इसमें ये है कि पर्यावरण जैसे कि टॉपिक है, एक मिनट, हाँ मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पर्यावरण है। पर्यावरण में अगर हम बात करें तो जैसे कि पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरण के कारक, तो देखिए आप ये 3 चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काट दो, बाकी सब ये काट दो। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। जब आप यूपीएससी देने लग जाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इवन ये सब काट दो, ये हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर में अगर हम बात करें, अगर आप पीटी ओरिएंटेड अगर न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपका आवास और निकेत में क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में ही इन्फॉर्मेशन हमें जो है पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्यों रीज़न है कि क्यों मैं बोल रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि पर्यावरण का स्थानिक तथा समय मापन, ये इस तरह के यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता। जलवायु के बारे में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको इन्फॉर्मेशन होती है। मानव पर्यावरण संबंध प्राचीन काल से वर्तमान तक, यहाँ हम कोई ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हमें सिर्फ पीटी ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। अगर आप पीटी ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, और मैं यहाँ पे ये वीडियो में पीटी ओरिएंटेड ही बता रहा हूँ, तो उस केस में ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे काम की नहीं रहती हैं। तो जिस वजह से मैंने इसको कटवाया है। अब इसके बाद जैव मंडल एंड बायोम। देखो दोस्तों, जैव मंडल और बायोम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपने पूरा पढ़ना है। इसमें कोई मतलब कि आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जैव मंडल और बायोम एक बेसिक पार्ट है इन्वायरमेंट का, तो आपको इसकी पूरी समझ होनी चाहिए। तो इसलिए आपको, हाँ, जहाँ पे देखिए चीज़ें नहीं कटेंगी मैं नहीं काट सकता, जहाँ पे कटेंगी वहाँ मैं हो सकता पूरा चैप्टर भी कटवा दूँ। तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू के कुछ 4-5 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर काटा छाटी ज़्यादा चलेगी। जैसे कि पर्यावरण परिस्थितिकी एवं परिस्थितिकी तंत्र के बारे में अगर जो बात हो रही है तो इसमें हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है आपने। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो ये टॉपिक को पूरा, परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। अब भारतीय वन तंत्र में अगर हम बात करें तो इस केस में अगर आप ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ ली है, ध्यान समझिएगा, अगर आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आई थिंक 6th है, एनसीईआरटी का 11th क्लास का चैप्टर नंबर जो जिसमें इंडियन एनवायरनमेंट ज्योग्राफी है, और क्लास 7th की में एक ये टॉपिक है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और ये उष्णकटिबंधीय कांटेदारी वन। अगर आपने ये एनसीईआरटी यानी 11th क्लास की एनसीईआरटी प्लस 7th क्लास की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखी है तो इस केस में ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट अगेन, अगर आपने 11th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी नई वाली, न्यू वाली अगर आपने पढ़ रखी है तो उस केस में ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिपीटेड करेंगे आप और कुछ नहीं करेंगे। तो बेटर है जो ज्योग्राफी में पढ़ा उसको ज्योग्राफी से ही पढ़ें,
और इस केस में आपकी चीज़ें, क्योंकि देखो यही लोग इंग्लिश मीडियम वाले लड़के करते हैं, अब इनको ये टॉपिक रिपीटेड मिल जाए वो नहीं पढ़ेंगे यहाँ से, वो बोलेंगे हमें ऑलरेडी पढ़ गया, तो वाई शुड आई वी रीड अगेन एंड अगेन फॉर सेम टॉपिक फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स। तो उस कंडीशन में वो भी ऐसे ही करते हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उस कंडीशन में फिर इसके साथ भारतीय वन स्थितिकी की जो रिपोर्ट है 2019, फिलहाल तो अभी यही है हमारे पास रिपोर्ट, 2021 की भी पब्लिश नहीं हुई है, तो उस केस में आप ये पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो अगले साल देख रहे हैं यानी 2022 में देख रहे हैं, तो 2021 की रिपोर्ट आ जाएगी, भारतीय वन स्थिति की रिपोर्ट 2021, तो वहाँ आपने 2021 को पढ़ना है और उसको काट देना है। फिर देख रहे हैं जैसे कि सिचुएशन कैसे चेंज होती है, तो उसके हिसाब से भी चीज़ें जो हमारी पुरानी हो जाती है। फिर साथ में स्तरीकृ परितंत्र की समस्याएं काट दो, जलीय परितंत्र की समस्याएं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आप काट सकते हो। ये कॉमन सेंस की बात है, ये वनानुपन और ये मरुस्थलीकरण बस सभी को पता होता है ऑलमोस्ट। फिर सवाल क्या होते हैं, हानिकारक सवाल बूम क्या होते हैं और रेड टाइड क्या होते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 परिस्थितिकी तंत्र के प्रक्रिया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के स्रोत, परिस्थितिकी उत्पादकता क्या होती है, ये मैं मानता हूँ। और थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम करें अच्छे से ताकि मैं आपको अच्छे से और दिखा सकूँ इस तरफ। हाँ, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा, हाँ पोषण स्तर इंपॉर्टेंट है, खाद्य श्रृंखला इंपॉर्टेंट है, खाद्य जाल इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। परिस्थितिकी पिरामिड ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से जो है पीटी के क्वेश्चन आपके इवन यूपीपीसीएस में और साथ में यूपीएससी में जो आपको क्वेश्चन यहाँ से दिख सके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऊर्जा पिरामिड भी इंपॉर्टेंट है, बायोमास भी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा प्रभाव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिस्थितिकी अनुकरण में ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें अवस्थाएं होती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारी इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को यहाँ पे मिलती हैं। और परिस्थितिकी दक्षता क्या होती है, इसके बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परिस्थितिकी तंत्र के पदार्थ का संरक्षण, जिसमें आपके पोषण चक्रों के प्रकार के बारे में बताया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन और सल्फर साइकिल, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। बच्चे क्या करते हैं, वो हाइड्रोसाइकिल जल वाला पढ़ लेते हैं और कार्बन वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो छोड़ के नाइट्रोजन और सल्फर को स्किप कर देते हैं। लेकिन एमसीक्यू हमेशा नाइट्रोजन और सल्फर से निकलते हैं, तो उस कंडीशन में उल्टा पढ़ना है इसको। जैसे कि आपने बेसिक पढ़ लिया जैव भू रसायन चक्र का मतलब क्या है, उसके बाद सल्फर पढ़ो, नाइट्रोजन पढ़ो, मतलब इस तरह से आप उल्टा चलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको जो है देखने को मिलेगा। फिर पर्यावरण अनुकूलन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देखिए पर्यावरण अनुकूलन में अगर हम बात करें तो इसमें आपने डायरेक्ट इस टॉपिक को पढ़ना है, पौधों में अनुकूलन क्या होता है, प्रकाश के साथ अनुकूलन, ठीक है, इसके साथ अनुकूलन क्या होता है, ये ऊपर वाले आप ये काट सकते हो, ये कोई खास ये इतना टॉपिक नहीं है। प्राणियों में अनुकूलता, तो ये भी आप जो है अगर बात करें तो ये भी आप जो है पढ़ सकते हैं। ये जलवायु के, इसको आप काट सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें कहने की बात है, एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया पेज नंबर 6 में, और आपका ये टॉपिक आपका जो है इंपॉर्टेंट हो गया पेज नंबर 6 में। पर्यावरणीय प्रदूषण, देखो दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा आपको कॉमन सेंस लाइन, चैप्टर बहुत बड़ा ही है, करीब 30 पेज का चैप्टर है, 30 से 32 पेज का। यहाँ बच्चे फंस जाते हैं और सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट इसी में ही काटना होता है। देखो इसमें सबसे कॉमन सेंस की बात यह है कि हमें जो पढ़ना है, हमें एक तो देखो वायु प्रदूषण के तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से मेटल्स हैं, ध्यान से समझना, इसमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये नहीं कि वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं, ये सब पता होता है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस वालों को, कि वायु प्रदूषण के तत्व कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से केमिकल से क्या क्या होता है, कौन कौन से केमिकल से मतलब कौन कौन से प्रदूषण से कहाँ पे किस किस चीज़ में समस्याएं आती हैं, तो वो पार्ट। सेम इसी के जैसे जल प्रदूषण के तत्व क्या हो सकते हैं, भाई कौन से केमिकल से किस किस टॉपिक मतलब कि किस किस केमिकल से प्रभाव होता है मानव डिजीज़ के ऊपर। इसी जैसे समुद्री ध्वनि की, ध्वनि प्रदूषण में आपने अपने ये क्राइटेरिया को समझना है कि 10 डेसिमल से क्या होता है टू 90 डेसिमल तक क्या होता है, एक तो ये, और जो इसके में आपने इस चीज़ को सेरीगेट करना है। यानी कि अगर हम बात करें इन 4 टॉपिक में, आपने यही सेरीगेट करना है कि एक तो तत्व की कौन कौन से इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दूसरा इनमें मतलब किस किस तत्व से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, मतलब उस चीज़ पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। रेस्ट रेडियो एक्टिव प्रदूषण इंपॉर्टेंट है। जैव उपचार ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका जैव उपचार ये इंपॉर्टेंट वर्ड हमें जो है देखने को मिलता है। उसके बाद एक हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है ई अपशिष्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब काट दो, बाकी सब बिल्कुल काट दो। तो इसमें आपने जैव उपचार के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एमसीक्यू यहीं से निकलेगा, और इसमें सिलेक्टेड पढ़ना है। यानी कि तत्व, अगर मान लीजिए 4 पेज का वायु प्रदूषण समझा रखा है, तो मुश्किल से हार्डली में आपको आधा पेज पढ़ना होगा, जिसमें तत्व क्या होते हैं और साथ में उसको
किस किस चीज़ से लेके कौन सी बीमारी, तो वो उसमें दृष्टि में ऑटोमेटिक दे रखा है। तो ये पढ़ना है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण को पूरा पढ़ना है, ठीक है। ताप प्रदूषण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत एक ग्लैंस कर लेना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन। देखो दोस्तों, पर्यावरण प्रभाव आकलन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसकी जो प्रक्रिया है ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में इसके घटक इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कमियां इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये दो इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिर्फ पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया और पर्यावरण प्रभाव आकलन के घटक, ये दो टॉपिक जो अगर बात करें तो पीटी के लिए, अगर कमियों की बात करें तो ये हो गया आपका मेंस के लिए। बाकी सब काट दो, कुछ नहीं है। सुझाव ये मेंस के लिए है, ये आपका मेंस के लिए है, बाकी और कुछ खास इसमें नहीं पढ़ना है। आते हैं टॉपिक 9 पे। टॉपिक 9 ये रहा, भारत में पर्यावरण संरक्षण। अब देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसको जैसे आप स्टार्टिंग के हेडलाइन पढ़ के निकल सकते हो, हेडलाइन पढ़ के निकल सकते हो, लेकिन आज के समय थोड़ा सा अगर मैं बात करूं इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक, इसलिए ये जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की जो कोविड से मौत हो गई है, तो हो सकता है यहाँ से 2021 में पीटी में क्वेश्चन बन जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। बाकी सब जैसे ग्लैंस करके निकल जाओ, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने हालांकि बहुत कंट्रीब्यूट किया हमारे देश के अंदर, बट फिर भी आप क्या करें, टॉप 5 इंडियंस के नाम, टॉप 5 इंडियंस के नाम और टॉप 5 इंटरनेशनल नाम, जो हमारे इंटरनेशनल भी हैं उनको भी आप एक लिस्ट बना के रखें, ताकि अगर आप मेंस लिखते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो इसमें से आज के समय सुंदरलाल बहुगुण जो हमारे ये हैं, इन्हीं की सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक से सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रखे हैं कि हमारे कुछ ऐसे भी मतलब कि जो लोग हैं जो आज के समय पर्यावरण को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मेजर्स ले रहे हैं, तो उन्हीं के यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले फेलोशिप एंड पुरस्कार, देखो इसमें से सिर्फ आपने जो मेरे हिसाब से आपने करना है वो करना है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीवी फेलो पुरस्कार, एक आपने ये करना है, और साथ में आपने इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी सब काट दो। बाकी यानी कि ये आपका पीटी ओरिएंटेड हो गया, ये आपका पीटी ओरिएंटेड, बाकी सब काट दो, कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो। पर्यावरण नैतिकता में कॉर्पोरेट पर्यावरण नैतिकता क्या होती है, ये अगर हो सके तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी काट दो। अब आता है जैव विविधता। दोस्तों जैव विविधता इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक सच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये बोलूँगा 5 पेज का चैप्टर है, तो ये आपने पूरा पढ़ना है, इसमें कोई कोताही नहीं है, ये आपको पूरा पढ़ना। जो देखिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं तो उनको मैं डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही बोलूँगा, और जो टॉपिक जहाँ से हम कुछ काट छाट कर सकते हैं तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी। भारत में जैव विविधता, अब देखिए भारत में जैव विविधता देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें धीरे धीरे टॉपिक को मतलब कि लेके चलते हैं, ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं कि कैसे किस तरह से चीज़ें जो आपको यहाँ पे करनी है। जैसे कि भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, भारत के जैव विविधता भौगोलिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको एक एनालिसिस करके थोड़ा सा आपको एक आइडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो हमें ये देखने में भारत में जंतु विविधता, जो जंतु विविधता है इसको इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ना यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हमारे लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रेड डेटा बुक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये और आपने ये टॉपिक आपने पढ़ना है। बाकी संकटग्रस्त प्रजातियाँ स्तनधारी अपडेट लेके पढ़ना है, जो सी अपडेट हो रही है उनको भी साथ में लेके पढ़ना है। हाँ, तो ये मैं कह सकता हूँ। साथ में पक्षियों का प्रवास और पक्षी प्रवास में अगर बात करें तो इसमें से मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो आप इस टॉपिक को काट सकते हैं। लेकिन इसमें से अगर आप चाहें तो एक तो ये ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षी ये, और साथ में ये टॉपिक चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मन करे, क्योंकि कुछ अगर करंट अफेयर होता है तो वो करंट अफेयर में अपडेट हो ही जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ग्लैंस करने चाहें तो आप कर सकते हैं। वनस्पति विविधता और ये दोनों टॉपिक जो हैं इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जैव विविधता का संरक्षण में, तो सामान्य परिचय काट दो। संरक्षित क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि जैव विविधता संरक्षण के उपाय, राष्ट्रीय उद्यान उनमें घोषित किए जाने वाले नियम, तो ये इंपॉर्टेंट है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र ये भी इंपॉर्टेंट है।
मन्नार की खाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ही रहेगी। संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, जैसे कि मैप के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इनके अंतर के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ये भी पढ़ना, इसके साथ इस चीज को आपने अपडेट भी करना है। जैव विविधता हॉटस्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉटस्पॉट होप स्पॉट, ये आपका मिशन ब्लू, विश्व धरोहर स्थल, ये सब भैया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे संरक्षण की बात हो रही है और क्वेश्चन कहीं से भी निकाला जा सकता है। तो इस कंडीशन में अगर बात करें तो हाँ, ये टॉपिक जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, वैश्विक टाइगर, ये सब पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी हम कुछ भी कंजूसी नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं अगर हम देखें तो। इवन जैव विविधता के विविध कानूनी प्रयास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। जैव विविधता के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पशु कल्याण बोर्ड, ये सब इंपॉर्टेंट बॉस, इसको आप लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें डेफिनेटली हमें पढ़नी है। इसके बाद आते हैं जलवायु परिवर्तन की अवधारणा। अगर आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन का जो ये है, इसके बारे में कुछ खास नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। ये इसमें से कुछ खास हमें जो है देखने को नहीं मिल रहा, ये भी बिल्कुल काट दो। वैश्विक तापमान, हरित ग्रह क्या होते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, ये दो टॉपिक जो हैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं। जलवायु दबाव, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गैसों की वैश्विक तापमान संस्था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन का अंतरसरकारी पैनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आईपीसी की ज़रा अभी तक के मूल्यांकन रिपोर्ट काट दो और ये भी काट दो, क्योंकि छठी आ चुकी है तो हमें 5 हम क्यों पढ़ें। तो उस कंडीशन में हमारे लिए टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। फिर इसके बाद जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ये सारे के सारे प्रभाव काट दो, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात होती है, तो आप लोग खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं, तो इसमें ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसकी रणनीतियाँ क्या क्या हैं। कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन टैक्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये आप काट सकते हो, ये वाला टॉपिक काट सकते हो, ये वाला टॉपिक आप जो है बिल्कुल काट सकते हो। फिर कैप एंड ट्रेड सिस्टम इंपॉर्टेंट है। कार्बन टैक्स एंड कैप ट्रेड में कौन बेहतर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में कार्बन टैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत और जलवायु परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, ठीक है, ये वाली, जिसमें से सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट है अगर हम बात करें, वो है आपका राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और आपका राष्ट्रीय जल मिशन, बस। बाकी सब करंट अफेयर में आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट दिख जाती होंगी, तो इसमें से सिर्फ आप ये दो इंपॉर्टेंट ही आप कर सकते हो। बाकी ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन पर भारतीय परितंत्र काट दो, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये भी काट दो सब। ठीक है, ग्रामीण विद्युत योजना, सौर योजना, बचत लाभ योजना, हरित भवन। हरित भवन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब काट दो, कुछ नहीं आएगा इसमें से। समृद्धि आवास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग ग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जलवायु अनुरूप कृषि पर राष्ट्रीय पहल, काट दो। हेतु राष्ट्रीय संचार, काट दो। और विस्तृत सूची अनुमान, एक ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, बस। 5वें पे आते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन एंड सम्मेलन। भाई देखो, संगठन और सम्मेलन होते हैं तो यस इस इम्पॉर्टेंट, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि संगठन और सम्मेलन की बात होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं तो नहीं, क्योंकि आप एक सीक्वेंस को मिस कर जाएंगे। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए ये 15वां टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे हम काट नहीं सकते, काटेंगे तो फिर सीक्वेंस को आप मिस कर जाओगे। तो जिस वजह से ये 15वां चैप्टर जो आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे टॉपिक आता है ये ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण, हाँ मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा एक अर्जेंट वर्क आ गया था। देखिए इसमें फिर ये पढ़ेंगे, ओजोन गैस का निर्माण भी पढ़ेंगे, ओजोन गैस का विघटन भी पढ़ेंगे। ये सब पीटी के लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बन सकता है यहाँ से बेसिकली पीटी को लेके बन सकता है। फिर ओजोन परत, समताल मंडल, क्षोभ मंडल, ये भी पढ़ेंगे पीटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल ओजोन का मापन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे। ओजोन परत का पतला होना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बेसिक कंसेप्ट्स अगर हम बात करें
तो बेसिक कंसेप्ट जो है यहाँ से जो है निकल सकते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर सबसे सर्वाधिक ओजोन क्षरण के कारण क्या है, ये भी पढ़ेंगे। साइंटिफिक चीज़ें यहाँ पे जो समझाई गई हैं। फिर उसके बाद बसंत के समय अंटार्कटिका में ओजोन परत की स्थिति, ये नहीं पढ़ना है आपने। संताप मंडलीय ओजोन परत के अपघटन के प्रभाव, समुद्र, ये सब प्रभाव ये सब कॉमन सेंस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक प्रभाव के बारे में पता होता है। लेकिन आपने यहाँ पे ये वाला प्रभाव जो जैव भू रासायनिक चक्र का प्रभाव है, ये थोड़ा सा पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सौमंडलीय ओजोन गैस के प्रभाव, ये आप पढ़ेंगे पीटी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में वियना, मॉन्ट्रियल और ये किगाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पीटी के लिए है, तो ये आप पढ़ेंगे। भारत और ओजोन परत संरक्षण, क्योंकि वे फॉरवर्ड के लिए जब आप मेंस के लिए लिखेंगे यहाँ से, ये थोड़ा मेंस के लिए जो है थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अम्लीकरण में अम्ल वर्षा क्या होती है, एक तो ये पढ़ेंगे। आपने बेसिकली इसका सिर्फ आपने बेसिक्स पढ़ना है कि अम्ल वर्षा के पीछे क्या एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, वो पढ़ना है, दैट्स इट। उसके बाद इस सब का सारी चीज़ें काट दो। फिर सागरीय अम्लीकरण, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये आपने पढ़ना है। इसमें ये कार्बनिक अम्ल, कार्बन भंडारण, ये दो, ये और साथ में ये भी थोड़ा सा आपने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पीटी ओरिएंटेड। सतत विकास, यहाँ से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मूल विचार क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इस पे आते हैं थोड़ा सा इस तरफ, ये रहा। बाकी के मानक ये सब काट दो, इतना कुछ खास नहीं है। रणनीतियाँ, ये मेंस के लिए हैं। सतत हेतु भारत के प्रयास, पुराना होगा तो इसलिए सिर्फ ये मेंस के लिए है। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते अभी समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये अगर हम बात करें, ये वाला ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये पूरे का पूरे टॉपिक को ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है सच में। फिर उसके बाद सतत कृषि आ जाता है। सतत कृषि में कृषि के प्रभाव में निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, वर्षा आदि, ये एक बेसिक लाइन, एक से दो लाइन आपने पढ़नी है, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद विशिष्ट कृषि, ये सब इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको इसको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, पूरा नहीं पढ़ना फैक्ट फूट के साथ, सिर्फ आपने इसके बेसिक्स पढ़ने हैं, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बन सकता है पीटी को लेके। फिर उसके बाद पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, ये आपने थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी ये तीनों के तीनों काट दो, क्योंकि ये पुराना हो चुका है, आपने जो करंट अफेयर को लेके ही पढ़ना है। मृदा, ऑनेस्टली बात करूं तो ये टॉपिक ऑलरेडी ज्योग्राफी में है, तो जब ज्योग्राफी में तो इसको आप क्यों पढ़ रहे हो, ये ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी 7th क्लास और 11th क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये टॉपिक वहाँ से पढ़ो, तो इस टॉपिक का पूरा काट सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आप वहीं से करें, ज़्यादा मतलब बेस्ट रहेगा। वहाँ पे काफ़ी अच्छे से चीज़ें जो है दे रखी हैं, हाँ सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। फिर आते हैं पर्यावरण, भारत में पर्यावरण कानून संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपने पूरा करना है। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि कानून से लेके क्वेश्चन्स जो है बन सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपने पढ़ना, इवन ये भी सब पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप चाहो तो ये काट सकते हो बस, ये वन की कार्रवाई योजना, ये सब थोड़ा सा, ये 2 टॉपिक काट सकते हो, बाकी रेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा ये सब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये नर्मदा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके बारे में, इनके टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, कि जब कल को आप अगर मेंस के आंसर्स लिख रहे हो तो आपको केस स्टडी में ये चीज़ें दे सको। तो उस कंडीशन में जस्ट जैसा नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा के ऊपर बनाया गया है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेसिक्स पता होने चाहिए, ताकि आप मेंस के, लेकिन ये पीटी ओरिएंटेड नहीं है, ये सिर्फ मेंस ओरिएंटेड है। तो पीटी ओरिएंटेड ऊपर तक का पढ़ना है, मेंस करना चाहते हो तो आपने नीचे का पढ़ना होगा। फिर पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कोई भी संगठन आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, तो ये आपने पूरा करना है, पूरा ये जो ये पूरा का पूरा है, ये पूरा आपने करना है, ये पूरा का पूरा, इसमें कोई भी आपको नहीं दी जाएगी। बाकी नवीनीकरण ऊर्जा के विविध आयाम के ऊपर आपने जो आयाम है वो आपने इस पे आपने फोकस करना है, तरंग ऊर्जा पे फोकस करना है, जावरे ऊर्जा पे फोकस करना है, समुद्र ताप पे ऊर्जा के रूपांतर फोकस करना है, बायोमास पे, कचरे से ऊर्जा, इन पे टॉपिक्स पे ये पीटिक, बाकी ऊपर का काट सकते हो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हम लोगों को पता होता है। फिर इसके बाद ईंधन सेल, हाइड्रोजन, शैवाल आदि जैव ईंधन, शल्य ऊर्जा, तो ये थोड़े से हमारे जो इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये हमारे भारत के द्वारा प्रयास के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों काट दो। ऊर्जा मंत्रालय सब हो जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के
ये मैंने अभी तक हम बात करें तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया इसमें। आई होप आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ थैंक यू, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जल्दी। बस मेरी तरफ से यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।